बीसी में। जैसा कि आप लोगों को कल बताया गया था, ये बजट के संबंध में आपको चर्चा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक शासन जारी की गई है, जिसमें संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री जी अपना स्वागत कराएंगे। फिर आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन है बजट से संबंधित तो उससे आप लोग पूछा कर सकते हैं। पुनः एक बार आप सभी का आने के लिए आभार और मैं माननीय मुख्यमंत्री से संतोष करूँगा कि जो संक्षिप्त में बजट से संबंधित जो बिल है राज्य के समिति स्वागत कराने का करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री यहीं से बोलना या वहाँ से बोलना? यहाँ से आज की इस एक तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। और आज प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, हमारे मीडिया प्रभारी श्री मनवीर जी और महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर जी एवं आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और बजट पर क्योंकि वैसे तो पहले ही कल आप सभी लोग जो हमारी तरफ से एक बजट पर प्रतिक्रिया जानी थी वो चली गई है, लेकिन आज संक्षिप्त रूप में फिर भी चूंकि कुछ उत्तराखंड से संबंधित और जो देश के बजट में प्रमुख रूप से जिन चीज़ों को लिया गया है उनकी चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष आप सबको आज यहाँ पर संवाद और मैं कहूँ कि एक मिलन भी है, बहुत दिनों से मिलन भी नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ यह भी हमने तय किया था कि आज चंद्रशेखर जी हंस रहे हैं आप, आज ये तय किया हम लोगों ने कि पिछले दिनों एक मिलेट का भोज यहाँ पर रखा गया था कृषि मंत्रालय के द्वारा। उस दिन आप लोगों की संख्या पूरी नहीं हो पाई थी और हमने तय किया कि आज एक पंथ दो काज, ये दोनों एक साथ हो जाएं और आप लोग आए, आपका स्वागत है। ये बजट कई मायनों में एक मजबूत भारत की नींव रखने वाला बजट है और अमृतकाल का बजट है। इस बजट में इस स्वर्णिम काल में, जिसको अमृतकाल हम कह रहे हैं, ये भारत का स्वर्णिम काल भी है। इस स्वर्णिम काल में भारत की गति क्या होगी, भारत की दिशा क्या होगी, भारत दुनिया का कैसे नेतृत्व करेगा, उसकी एक छाप दिखाई पड़ती है। जहां 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया था, तब से लेकर अगर हम आज तक का आकलन करें तो प्रति व्यक्ति आय जस्ट उसके दुगना हो गई है। तेजी से भारत आगे बढ़ा है और इस बजट से जहां 130 करोड़ भारतवासियों के स्वप्न, उनके लक्ष्य, उनको तय करने वाला तो यह बजट है ही है। इसके साथ साथ यह बजट जो आज भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है, तेजी से भारत जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बना है और पूरी दुनिया की जो अपेक्षाएं इस समय में, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, लड़खड़ा रही है, ऐसे समय में भारत 10वें स्थान से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। तो पूरे विश्व की भी जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला भी ये बजट है। इसके साथ साथ जो गरीब वर्ग के लिए वित्त मंत्री जी ने जो बजट कल रखा है, उसमें जो टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख थी सालाना, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जहां इस बजट में उद्यमियों की, गरीब वर्ग की और मध्यम वर्ग की विशेष रूप से चिंता की गई है। इसके साथ साथ अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले आज जिला कारागार देहरादून में गया था, तो वहां पर जब मैंने उनको बताया आज कि इस बजट में एक और प्रावधान किया गया है कि जो कैदी जेलों में बंद हैं, जो निर्बल वर्ग के हैं, वृद्धजन हैं,
जिनकी कोई बेल लेने वाला नहीं है, उस धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है, जिससे कि मैं समझता हूं 2 लाख कैदी ऐसे हैं जिनकी सजा पूरी हो गई है, लेकिन रिहाई के लिए जो रकम तय होती है वो न होने के कारण से वो जेल में बंद रहते हैं। अब ऐसे जो गरीब कैदी हैं उनके लिए भी सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके साथ साथ जो महत्वाकांक्षी योजना कि हर किसी का पक्का मकान हो और उसको लेकर हर किसी को पक्की छत मिले, लगातार भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे कि अब शहरी इलाकों में जो मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की मदद होती थी, अब कुल मिलाकर 3 जनवरी 2022 तक अभी तक 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण हो चुका है और नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का और भी निर्माण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से 66% का बजट बढ़ाना, यानी कि गरीब वर्ग की विशेष रूप से इसमें चिंता की गई है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए इस आम बजट में कई सौगात दी है, जिसमें से अमृतकाल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना में 2 साल के लिए इस योजना का आगे का प्रावधान किया गया है, जो मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपए तक का महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं और इस पर 7.5% की सालाना दर से ब्याज दिया जाएगा और बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो इस पैसे को आंशिक रूप से निकासी भी की जा सकती है। गांव और किसान को भी इसके केंद्र में रखा गया है, जहां किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। गांव और किसानों के लिए सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए तक का जो एक बड़ा लक्ष्य है, ऋण बांटने का लक्ष्य तय किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मोटे अनाज को लेकर हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड को इसमें विशेष रूप से फायदा होने वाला है। 3600 रुपए कुंटल, 3600 कुंटल का जो मड़वा का अनाज है वो पहले से भी खरीदा जा रहा है और भारत सरकार ने भी इसको अपनी स्वीकृति दी है। और इससे जहां मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ये अन्न योजना प्रारंभ की गई है, वहीं किसानों की खेती की योजना में बनाने में बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में भी निश्चित रूप से इससे मदद मिलेगी। उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और लाभ कमाने की भी क्षमता बढ़ेगी। जहां समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उससे निश्चित रूप से ये दोनों ही प्रकार के फायदे होंगे और किसान और सरकार दोनों के बीच में समन्वय भी बढ़ेगा और इससे एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा, जिसके तहत स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस बजट में मत्स्य संपदा की भी नई उपयोजना में 6,000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण विकास और जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उन सभी को बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एक तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो युवाओं के लिए कौशल विकास की जो स्किल डेवलपमेंट जो विभाग है, कौशल विकास विभाग, यह विभाग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो तब प्रारंभ हुआ था, जिसमें प्रारंभ में 30,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया था। और ये कौशल विकास सहित सप्तऋषि योजना है। इसमें जिसके मुख्य 7 लक्ष्य हैं उनमें सप्तऋषि कहा गया है। इसमें से समावेशी विकास और युवा शक्ति को इसके मुख्य फोकस में रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिसमें समावेशी विकास है, वंचितों को वरीयता एवं अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा एवं निवेश, क्षमता विस्तारण, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र को समर्पित। और इसमें
कौशल विकास योजना की चौथा जो चरण है उसकी भी शुरुआत की जाएगी। इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। इसके अलावा भी छात्रों के लिए और जो हमारे नौजवान युवा हैं उनके लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी 10 लाख करोड़ के इसमें रोजगार के अवसर 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का ऐलान किया है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का जो 3.3% होगा। इसके अंतर्गत चूंकि उत्तराखंड में भी मैं उसको अलग से भी अभी बताऊंगा, तो 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्राम्स और एडवांस्ड लैंडिंग जोन्स का भी कायाकल्प किया जाएगा। निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित और 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्टील, बंदरगाहों, उर्वरक, कोयला, खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है। इस तरह से बंद हो गया इस तरह से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भी रोजगार सृजन की दिशा में कदम उठा रही है, क्योंकि सरकार नौकरी देने के लिए लगातार सक्रिय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां लाखों रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है, केंद्र की सरकार ने भी और राज्य की सरकारों ने भी। इससे व्यापक आर्थिक स्थिरता को भी और मजबूत करने पर भी यह बजट मुख्य रूप से केंद्रित है। आदिवासी और दलित समुदाय के लिए भी इस बजट में विशेष जो प्रावधान किया गया है, इसके तहत जहां जो मलिन बस्तियां उनको भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगले 3 साल में इन योजनाओं को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा जो सफाई कर्मियों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है, इसमें नाले और सीवर इसकी मेन हॉल की सफाई के लिए अब मैनुअल न होकर यह भी मशीनों के द्वारा की जाएगी। पहले के समय में सफाई कर्मियों को मेन हॉल में उतरना पड़ता था। इसके अलावा आदिवासी जो एकलव्य विद्यालय उसमें 38,000 शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती की जाएगी। ये 2 सफा है जहां हमारे जनजातीय बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षकों की बड़ी संख्या उनको मिलेगी। वहीं 38,000 भर्तियां होने से रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी एक बड़ा काम होगा। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए मेडिकल जो नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इससे जहां हमारे राज्य में भी जो हमारे 4 मेडिकल कॉलेज बने हैं, हरिद्वार, रुद्रपुर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, इन 4 जगह पर हमको नर्सिंग कॉलेज भी मिलेगा। ये इसकी एक बड़ी सौगात हम लोगों के लिए भी होगी, उत्तराखंड राज्य के लिए। और साल 2047 तक स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए इसको मिशन स्थापित किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल में अनुसंधान के लिए भी कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। अनुसंधान में निवेश के लिए इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में ये सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में जहां नर्सिंग कॉलेज और आदिवासी इलाके में एकलव्य स्कूल खोलने का ये प्रावधान किया गया। और पिछले दिनों मैंने भी जो भारत सरकार के आदिवासी मंत्रालय के, जनजाति मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, उनसे अनुरोध किया था कि चूंकि पहले से हमारे यहाँ भी 3 जगह पर एकलव्य विद्यालय हमारे अभी चल रहे हैं। एक कालसी में है, खटीमा में है, बाजपुर में, और एक मुनस्यारी क्षेत्र में भी एक खोले। मैंने उनसे अनुरोध किया था। तो इसमें जहां भारत सरकार ने फैसला किया है, इस बजट में उनकी इस बात का प्रावधान किया गया है कि नए कॉलेज खोले जाएंगे, तो हमें भी यहाँ उत्तराखंड में भी एक कॉलेज इसका मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाके में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी जो घोषणा की है, वो मेडिकल एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी के लिए मटेरियल की व्यवस्था की जाएगी। टीचर ट्रेनिंग के लिए अगले साल तक आधुनिक
टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। देश के टॉप शिक्षा संस्थानों में से 3 जो एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स खोले जाएंगे। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए भी भागीदारी बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम होगा। इसके साथ साथ जो छोटे व्यापारी से उद्योगपति तक के लिए इस बजट में विशेष रूप से जहां महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी, संविदागत विवादों के निपटान के लिए भी स्वैच्छिक समाधान योजना भी लाए जाने का प्रावधान किया है। इससे आपसी जो विभाग और संबंधित जो समूह होगा या संस्थान होगा या जो भी व्यक्ति होंगे उनके आपसी समन्वय से इस समाधान योजना से उनका समाधान निकाला जाएगा। इस तरह से सरकार ने छोटे व्यापारियों को भी लाभ देने का इसमें प्रावधान किया है। कारपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का निर्णय लिया है। इससे छोटे कारोबारियों के साथ साथ जो कारपोरेट जगत है उसको भी अच्छे अवसर प्रदान किया जाएगा। छोटे कारोबारियों ने टैक्स स्लैब में उनको भी छूट का प्रावधान किया गया है। बुजुर्ग और नौकरी पेशा जो बुजुर्ग हैं उनको भी आम बजट के जरिए राहत देने का प्रयास किया गया है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर जस्ट डबल 9 लाख रुपए कर दी है। यानी सीनियर सिटीजन स्कीम में अधिकतर अब 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए जमा कर सकेंगे और संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए नए टैक्स स्लैब में 7 लाख रुपए तक की छूट और सालाना 9 लाख रुपए की कमाई पर 45,000 रुपए टैक्स देने होंगे। न्यू टैक्स रेजिम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52,500 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा, जो न्यू टैक्स रिजीम में पहले से सरचार्ज घटाकर 25% कर दिया गया है। अंत में जो इस बजट के बारे में कि ये बजट नए भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट है, इसकी रूपरेखा, इसकी एक कवायद की गई है और अमृतकाल का विजन जो तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, एक मजबूत भारत का निर्माण करना है, इसकी एक मजबूत नींव रखने का काम और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। साथ ही बच्चों के लिए भी देश भर में डिजिटल नेशनल लाइब्रेरी बनाए जाने का जो प्रावधान किया गया है वो शहरों और गांव दोनों ही जगह पर होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्व स्तरीय जो ज्ञान है उनको प्राप्त हो, विश्व स्तरीय जो शिक्षा है वो उनको प्राप्त हो और आधुनिक युग के पैमानों पर अब भारत ने हर क्षेत्र में ये तय किया है कि किसी भी क्षेत्र में भारत पिछड़ेगा नहीं, यानी कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। हर भारतवासी के मन में इस प्रकार का एक विचार, इस प्रकार का संकल्प भारत की सरकार ने इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से प्रस्तुत किया है और इसी को लेकर एक आधुनिक भारत का निर्माण, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इस बजट के लिए धन्यवाद देता हूं और निर्मला सीतारमण जी को भी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट तैयार किया है। और इस बजट से चूंकि ये मुख्य बिंदु थे, इसके साथ साथ जो राज्य के लिए जो हमारे लिए विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए इस बजट से जो भविष्य में हमको बड़े लाभ होंगे, उसमें जहां केंद्रीय करों में राज्य का अंश है वो बढ़ गया है और पिछले वर्ष की तुलना में 25% की इसमें वृद्धि हुई है। गत वर्ष तक हमको केंद्रीय करों में राज्य को लगभग 9,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे, जो लगभग अब बढ़कर 11,420 करोड़ हो जाएगा। लगभग 2,500 करोड़ की
हमको अधिक धनराशि प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो राज्यों के लिए 50 वर्ष के लिए दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण को भी 1 वर्ष के लिए पुनः विस्तारित किया गया है और प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1000 करोड़ रुपए इस योजना से भी हमको प्राप्त होंगे। प्रदेश के लिए जहां कृषि का क्षेत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में ऋण की बढ़ोतरियों में मोटा अनाज और स्टार्टअप को जो बढ़ावा दिया जाने का प्रावधान किया है, उससे उत्तराखंड राज्य को विशेष रूप से इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही जो 50 नए डेस्टिनेशन यानी कि 50 जो नए पर्यटन स्थल विकसित करने के अभी इस बजट में प्रावधान किया गया है और इस डेस्टिनेशन में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्रदेश में हमारे प्रदेश में भी नए पर्यटन स्थल विकसित इससे होंगे, जहां स्वदेश दर्शन योजना से देश के प्रथम गांव को, यानी कि जो देश के जिनको हम अभी तक अंतिम गांव कहते थे, माणा की अपनी जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, उस यात्रा में उन्होंने ऐसे जितने भी हमारे सीमांत के गांव हैं उन सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी थी। तो उन सभी को इस योजना से पर्यटन से जोड़ने में विशेष हमको सहायता मिलेगी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और बिक्री के लिए प्रदेश में भी एक जो यूनिटी मॉल की उन्होंने बात करी है, यूनिटी मॉल हम भी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसमें जो वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में मिलेट में मड़वा का नाम विशेष रूप से लिया, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे यहाँ का ये अनाज अब जहाँ सभी को मिल पाएगा, पारंपरिक रूप से इस खेती को और बढ़ावा मिलेगा, इसका जो उत्पादन करने वाले हैं उनको उसका उचित मूल्य भी मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा और हमारी सरकार भी इसके उत्पादन को बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रही है। हमारे यहाँ रामदाना का भी उत्पादन किया जाता है। अन्न श्री योजना से इन अनाजों को उत्पादन करने वाले किसानों को फायदा होगा और उनको प्रोत्साहन मिलेगा। 4 नए नर्सिंग कॉलेज हमको मिलेंगे। बजट में नई फार्मा लैब सेक्टर में भी, जहां चूंकि फार्मा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पहले भी बड़ी संख्या में यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स और फार्मा कंपनियां स्थापित हैं जो पूरे देश में सर्वाधिक हैं और इससे जहां निवेश को बढ़ावा मिलेगा, वहीं नर्सिंग में जो दक्ष युवा हैं उन सभी को भी रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। टियर 2 और टियर 2 शहरों के 3 के विकास के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक से भी बजट का इसमें प्रावधान किया गया है। इससे उत्तराखंड के शहरों में जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, उनको मजबूत करने में और उनके विकास में हमको विशेष रूप से सहायता मिलेगी। और इसमें जो एक अच्छा ये प्रावधान किया गया है कि देश के अंदर 50 नए एयरपोर्ट स्थापित करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इससे हमारे प्रदेश के भी नए एयरपोर्टों का विकास हो सकेगा और नए हेलीपोर्ट बन सकेंगे। इस योजना से हमारे यहाँ पर पर्यटन और रोजगार दोनों के अवसर उपलब्ध होंगे। आवासीय एकलव्य विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति से जो राज्य के एकलव्य आवासीय विद्यालय में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पुराने जो हमारे पहले से चलने वाले जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की जो कमी है वह भी पूरी होगी और बच्चों को अच्छा शिक्षा भी प्रदान होगी और नए आवासीय जो विद्यालय हैं उनका भी निर्माण किया जा सकेगा। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे, मैंने आप सबके समक्ष रखे हैं। आपने जो 2 लाख प्रिजनर्स की बात की, जो जेल जो पैसा ना होने की वजह से रिलीज हुए, स्टेट के लेवल पे है 2 लाख? नहीं, पूरे देश में है। हमारे उत्तराखंड का डाटा मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आज ही मैं, चूंकि ये कल आया था तो आज मैं गया था, आज मैंने जेल में विशेष रूप से वहां पर आज इस बात का उल्लेख भी किया था, उनके रेडियो के कार्यक्रम से भी, अलग के कार्यक्रम से भी। आपको इस केंद्रीय बजट से अपेक्षाएं क्या क्या थी और उनमें कितनी अपेक्षाएं आपकी पूरी हुई? और एक सवाल, आप जानते हैं कि उत्तराखंड हिमालयी राज्य है
नॉर्थ ईस्ट सारा हिमालयन स्टेट्स हैं। सेवन सिस्टर का अलग डोनर मंत्रालय है, NEC से वहाँ बजट जाता है और 10% मैंडेटरी है, वहाँ की अलग है। हिमाचल और उत्तराखंड छूट जाते हैं हिमालयन स्टेट्स में। हिमालयन स्टेट्स के लिए आपके राज्य के लिए अलग से क्या है? नहीं, इसमें देखिए जो नए पर्यटन स्थल, नए डेस्टिनेशन, हमारे जो नए हेलीपोर्ट्स, एयरपोर्ट, हेलीड्रोम्स, ये सब वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां इस नए बजट में मोटे अनाज का, विशेष रूप से नए शहरों का निर्माण, ये सारा चूंकि हम पहले से ही अपेक्षा कर रहे थे और केंद्रीयकरण में भी चूंकि GST के कारण से हम पहले से मांग करते रहे हैं कि हमको और अधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए केंद्रीय करों से, हमको ये भी मिल रहा है। और ये 3-4 चीजें जो प्रमुख रूप से हुई हैं, जिसमें हमारे जनजातीय क्षेत्र के एकलव्य विद्यालय हैं, उनमें शिक्षकों की भर्ती और नए बनाने का जो प्रावधान किया गया है, इसका निश्चित रूप से हमको फायदा होगा और ये हमारे साथ साथ हिमालय के अन्य राज्यों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सर, एक सवाल है कि आप लोगों ने पहले बैठे कि रिगार्डिंग ग्रीन बोनस, और यहाँ पर एक मतलब क्वेश्चन में ऐड ऑन नहीं है, क्या उस राज्य कुछ हुआ है सर रिगार्डिंग ग्रीन बोनस? ग्रीन बोनस अभी चूंकि जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें जो बिंदु आए हैं हम लोग उस पर कर रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रीन बोनस की बात है, ये मैं जो नीति आयोग और हमारी अन्य जो बैठकें होती हैं उन सब बैठकों में मैंने इसको अपनी तरफ से भी रखा।